Hello students, my name is Komal, your English literature teacher, and today we are going to start with grade 10's English literature syllabus. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेड 10 में हमारे पास दो बुक्स हैं. सबसे पहली है फर्स्ट लाइट एंड दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. आज हम लोग फर्स्ट लाइट के फर्स्ट चैप्टर को टारगेट करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम क्या कवर करेंगे? लेंचोज लाइफ एंड challenges. इस वीडियो में what all things are we going to cover of this particular chapter? We'll be reading about the protagonist. Now who is the protagonist? देखो, protagonist एक बड़ा सा वर्ड है छोटे से मीनिंग के साथ. इसका क्या मतलब होता है? protagonist का मतलब होता है मेन हीरो ऑफ एनी स्टोरी. किसी भी स्टोरी के मेन हीरो को हम क्या कहते हैं? प्रोटैगनिस्ट. और इस स्टोरी का मेन हीरो कौन है? यस, यू आर राइट, लेंचो, अ मैक्सिकन फार्मर. ओके, अब ये जो मैक्सिकन फार्मर है, ये किसी के अंदर ही पुट्स हिज होप इन समथिंग एंड देन ही गेट्स डिसअपॉइंटेड. ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ सिचुएशन, ही रिसीव्स मनी एंड देन ऑल्सो ही राइट्स अ लेटर. घबराओ मत इन पॉइंट से, ये सारे पॉइंट्स हम जल्दी से इस चैप्टर में कवर कर लेंगे. देखो, every video that we are going to bring to you people will have a competency. अब ये competency क्या होती है? It's nothing but a simple value that we are trying to inculcate in you with every video. And ये values सिर्फ videos से connected नहीं है, but they are also connected to the lesson that we are reading. Okay? And these values are not only going to help you academically, but they are going to help you in every sphere of your life. इस चैप्टर और इस वीडियो की क्या वैल्यू है? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचर्स पावर. अब देखो, नेचर के पास दो तरीके की पावर्स होती हैं. सबसे पहली होती है नर्चरिंग पावर और दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव पावर. हम इस पूरे वीडियो में और आने वाली वीडियोस में इन दोनों पावर्स के बारे में बात करेंगे. एंड जिस पार्ट में चैप्टर में ये दो पावर्स रिफ्लेक्ट होंगी, आई विल पॉइंट आउट दैट पार्ट. सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द वीडियो. नेचर्स पावर, one is nurturing, another one is destructive. Now, every time that we are going to target a lesson, we should know about the writer of that particular chapter or lesson. So, इस स्टोरी के राइटर कौन है? इस स्टोरी के राइटर हैं ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंटेस, जिनको हम आसान भाषा में जानते हैं G.L. फ्यूएंटेस के नाम से. G.L. फ्यूएंटेस का एरा कौन सा है? ही इज़ एन अर्ली 20th सेंचुरी एरा राइटर. ये अर्ली 20th सेंचुरी एरा के राइटर हैं. ही इज़ अ मैक्सिकन राइटर एंड इनका बेस्ट वर्क क्या है? अ लेटर टू गॉड, जिसको हम पढ़ेंगे. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी दिस वन क्वेश्चन, मैम हमारी बुक्स में तो उनका ईयर बर्थ, उनका डेट्स भी दिया हुआ है ऑफ बर्थ एंड डेथ. आर वी सपोज टू रिमेंबर दैट? नो, you're not supposed to mug up anything, any date related to their birth or death. You're supposed to remember the era, and in answers, if you'll only write the name of the writer of that particular literature piece, that will give you brownie points. So remember, you need to understand the name, you need to learn the name of the writer, and if you want, you can learn the era as well. Now, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? ऐसा कहा जाता है कि अगर हम पत्थर में भी विश्वास रखते हैं तो वो पत्थर भी भगवान स्वरूप हमें एक्चुअली हर बार फल देते हैं. ऐसा तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा. अगर I would say if you believe in yourself, you'll find whatever you target, you achieve that. So I can say that faith is miraculous. लेकिन फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट हमें किस पे रखना चाहिए? ये सारा क्वेश्चन हम लोग आंसर कर पाएंगे इस चैप्टर और इस पार्ट के एंड में, कि अगर हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमारी फेथ, हमारा बिलीव और ट्रस्ट किस पे होना चाहिए. लेट अस स्टार्ट सर्चिंग फॉर दिस आंसर.
देखो अब हम शुरू करेंगे चैप्टर विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चंस। जल्दी से अपने बुक्स निकालो, अपना हाइलाइटर निकालो और जिन जिन पॉइंट्स पे मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ उसको हाईलाइट करते जाओ और उसको वहीं पर ही लिखते जाओ, बिकॉज एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इट इज़ एग्जाम सेंट्रिक, यानी कि वो सारी चीज़ें एग्जाम्स में आ रखी हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी वो पक्का आएंगी। सो टेक आउट योर बुक्स क्विकली, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों को लेंचो के घर के लोकेशन के बारे में बताया गया है। Where does लेंचो live? So लेंचो lives in a valley, एक वैली है, यानी कि माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के बीच में जगह है, उन्हें हम वैली कहते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट वैली। और माउंटेन्स के ऊपर लेंचो रहता है। जैसे तुमने एसएसटी में पढ़ा होगा, स्टेप फार्मिंग होती है, तो स्टेप्स हैं कुछ, उस स्टेप्स पे लेंचो की फील्ड्स हैं और उस स्टेप्स के सबसे टॉप फ्लोर हिल पे कौन रहता है? लेंचो रहता है एक घर में, विच इज सिटिंग ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये लाइन दिख रही है, सेट ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि वो घर सिचुएटेड है, एक छोटा सा हिल है, उसके ऊपर वो घर सिचुएटेड है। एंड उस घर से, उस हाइट से अगर कोई उस लो हिल के क्रेस्ट पे, उसके एज पे अगर खड़ा होता है, उस हिल के अगर कॉर्नर पे जाके कोई खड़ा होता है, तो उसे वहाँ पे एक रिवर बहती हुई दिखती है और ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी फील्ड्स दिखती हैं। और वो फील्ड्स किसकी हैं? दोज फील्ड्स आर ऑफ लेंचो, यस। एंड दीज फील्ड्स आर डॉटेड, they are scattered around with ripe corn dotted with the flowers। यानी कि अगर अभी कोई उन फील्ड्स को देखेगा तो उन फील्ड्स में उन्हें क्या दिखेगा? कॉर्न की खेती दिखेगी, जो कि पूरे के पूरे फील्ड पे स्कैटर्ड है विथ फ्लावर्स। इनके छोटे छोटे फूलों के साथ पूरा का पूरा कॉर्न लहरा रहा है फील्ड के अंदर। और ये वही फील्ड हैं जो कि हमेशा लेंचो को क्या प्रॉमिस करती हैं? अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि इस लाइन से हमें पता लगता है दैट फील्ड्स वर द ओनली सोर्स ऑफ इनकम दैट लेंचो हैड। यानी कि जो फील्ड थी हमारी, वो एक इकलौता सोर्स था लेंचो के पास, जो हर साल उसे अच्छा हार्वेस्ट देता था और उस हार्वेस्ट को वो मार्केट में जाके बेच के उसके थ्रू पैसे कमाता था। तो वी कैन से दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम दैट लेंचो हैड। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे पैराग्राफ में एक लिटरेरी डिवाइस है। अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम चैप्टर में लिटरेरी डिवाइस? यस, नाउ वी आर मूविंग, वी आर इन 2024, राइट? तो CBSE and other boards are making it a little difficult for you people to answer the questions. So अब किससे questions आ रहे हैं, किससे literary devices पूछे जा रहे हैं? Chapters से। So you should know इसमें कौन सा literary device है? Personification। Personification का मतलब क्या होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टाइम, ठीक है? अब टाइम क्या होता है? एक नॉन लिविंग थिंग होती है। लेकिन मैं बोलूँ टाइम इज रनिंग एज एन एथलीट, एथलीट की तरह टाइम क्या कर रहा है? भाग रहा है। ये अब मैंने टाइम, एक नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया रनिंग का, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर किसके लिए पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है? सबसे पहले यूज हुआ है हाउस के लिए। ऐसा बोला जा रहा है हाउस सैट ऑन द क्रेस्ट। हाउस बैठता नहीं है। हाउस के लिए प्रॉपर वर्ब क्या यूज करते हैं हम लोग? स्टेशन्ड, रेस्टिंग। सैट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो लिविंग थिंग्स करती हैं। तो जैसे ही उसके लिए वर्ड बोला गया कि हाउस बैठा है लो हिल पे, एकदम उसके एज पे, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? पर्सोनिफिकेशन। और दूसरा है दैट ऑलवेज
promised a good harvest. प्रॉमिस कौन करता है? कभी तुमने किसी एक एनिमल को दूसरे एनिमल से प्रॉमिस करते हुए देखा है? या तुमने शूज को सॉक्स से प्रॉमिस करते हुए देखा है कि आई विल ओनली बी देयर फॉर यू सॉक, इफ आई विल ऑलवेज बी देयर विद द सॉक्स? ऐसा नहीं होता ना। प्रॉमिस किसका एट्रीब्यूट होता है? एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो इसलिए जैसे ही फील्ड्स को प्रॉमिसिंग का एट्रीब्यूट दिया, उसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। अब लेंचो के एज अ प्रोटैगनिस्ट उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस पैराग्राफ से हमें रिफ्लेक्ट करती हैं। सबसे पहले ही वॉज अ डिलिजेंट फार्मर, यानी कि वो डिलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। इट इज़ टेलिंग दैट इट प्रॉमिस्ड, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्या हार्वेस्ट बिना फार्मर की मेहनत के आ सकता है? नो, यू आर राइट। आप कभी भी किसी भी फील्ड पे कोई भी क्रॉप को उगा नहीं सकते अगर फार्मर डिलिजेंट और हार्ड वर्किंग नहीं है। तो इट शोज लेंचो वॉज डिलिजेंट। एंड दूसरा दैट ही वॉज एन एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब वो उसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व था। इट वॉज नॉट ए सीजनल वर्क, इट वॉज द ओनली वर्क दैट ही हैड। चलो, विल मूव फर्दर। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. यानी कि सिर्फ अब अर्थ को किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक डाउनपोर की। डाउनपोर होता है हैवी रेन, जब बहुत ज़ोर से बारिश होती है तो उसे हम डाउनपोर कहते हैं। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but to look at the sky towards the northeast. तो अब देखो, लेंचो ने अपनी फील्ड्स को देखा, उसने देखा द फ्लावर्स आर ऑलरेडी बूमिंग, देयर इज कॉर्न अक्रॉस द होल फील्ड, बट वर द फील्ड्स रेडी टू गेट हार्वेस्टेड? No, not yet. Why? Because they needed this last downpour. एक बारिश की और ज़रूरत थी और उसके बाद पूरी की पूरी फील्ड रेडी हो जाती। Now Lencho, who knew his fields intimately, इसका क्या मतलब है कि लेंचो को, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट डू यू नो द बेस्ट, आई नो इंग्लिश द बेस्ट बिकॉज आई टीच इट, हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 10 years, तो मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है। सिमिलरली, क्योंकि लेंचो बहुत टाइम से एक एग्रीकल्चरिस्ट था, वो फार्मिंग कर रहा था, तो उसको अपनी फील्ड्स के बारे में पता था कि उसकी फील्ड्स को, उसकी क्रॉप को कब किस चीज़ की ज़रूरत थी। So he was constantly looking towards the sky of northeast. वो नॉर्थ ईस्ट के स्काई की तरफ बार बार देखा जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जो क्लाउड्स नॉर्थ ईस्ट से आएंगे वही उसके लिए बारिश लेके आएंगे। एंड जब बारिश होगी तब उसकी फील्ड्स प्रिपेयर हो जाएंगी और वो उन फील्ड्स को हार्वेस्ट करके मार्केट में बेच देगा इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। Now we're really going to get some water woman. Now who's woman here? Woman is Lencho's wife. Woman कौन है? लेंचो की wife है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. Women called to them all for dinner. तो अब इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है? लेंचो सुबह से बैठ के अपनी फील्ड्स में बैठ के नॉर्थ ईस्ट के स्काई की तरफ देख रहा था। एंड शाम के टाइम जब वो घर के अंदर वापस गया तो ही सेड, बिकॉज ही न्यू, वो बहुत टाइम से एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग में था, तो उसे पता था कि जल्द ही बारिश होने वाली है। ही वेंट इनसाइड टू हिज वाइफ हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में 6 बजे वो दिन में, रात में खाना खा लेते हैं और उस इवनिंग के फूड को, जो कि लास्ट मील कहलाती है उनकी, उसे हम क्या कहते हैं? सपर। ओके, उनके में डिनर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सपर। तो दैट लेडी वाज प्रिपेयरिंग सपर फॉर द होल फैमिली। लेंचो केम एंड स्टार्टेड अ कॉन्वर्जेशन विद हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब मुझे लग रहा है कि जल्दी से बारिश होने वाली है। यहाँ पर द वुमन, द वाइफ हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उसने कहा कि अगर भगवान चाहेगा, इधर से हमें पता लगता है कि लेडी, द वाइफ ऑफ लेंचो, शी वॉज ऑल्सो अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। वो कहती है अगर भगवान चाहेगा तो ऑफकोर्स बारिश होगी, और भगवान नहीं चाहेगा तो चाहे हम कितने भी एफर्ट्स कर लें वो चीज़ कभी भी पॉसिबल
नहीं हो पाएगी। सो शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर, आई थिंक शी वॉज ऑलमोस्ट डन। तो वो बाहर जाती है, वो देखती है जो उसके एल्डर बॉयज़ हैं, यानी कि जो उसके बड़े बेटे हैं वो फील्ड्स पे काम कर रहे होते हैं, और जो उसके छोटे बेटे होते हैं वो खेल रहे थे। तो वो उन सबको बुलाती है सो दैट दे कैन हैव डिनर, दे कैन हैव सपर टुगेदर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ. It was during the meal, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. Now, so they all were having supper together. They were chit-chatting. वो बढ़िया से बैठ के आराम से फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे, और एकदम से मील के बीच में सडनली लेंचो की कोई आवाज़ आती है. लेंचो को दिखता है द एटमॉस्फेयर चेंज्ड. एकदम से उसे दिखता है कि वातावरण पूरा बदल गया था. द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट. और जैसे ही उसने स्काई की तरफ देखा, उसे छोटी छोटी बूंदें आसमान से गिरती हुई दिखी. छोटी छोटी नहीं, बिग ड्रॉप्स, उसे बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से गिरती हुई दिखी. अभी पूरी बारिश नहीं हुई है. ही कुड सी बिग ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जैसे कि उसने प्रिडिक्ट किया था, राइट, कि अभी कुछ ही देर में बारिश हो जाएगी, जैसे उसने पिछले पैराग्राफ में अपनी वाइफ को बताया था. तो जब वो सपर खा रहा था, जब वो अपनी मील को कंप्लीट कर रहा था, सडनली उसने देखा कि आसमान से बिग ड्रॉप्स वर फॉलिंग, और ही कुड सी द होल एटमॉस्फेयर चेंजिंग. द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट. प्रिडिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, किसी चीज़ को अज्यूम करना, और अप्रोचिंग का मतलब होता है कहीं से किसी चीज़ का आना. सो द बिग क्लाउड्स वर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ लेंचो. जो बड़े बड़े बादल थे वो किसकी फील्ड्स की तरफ आ रहे थे? लेंचो की फील्ड की तरफ आ रहे थे, और बिग बिग ड्रॉप्स वर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. नाउ टेल मी, लेंचो को कैसा फील हो रहा होगा? Yes, you are right. सोचो तुम सब लोग बहुत टाइम से, let me say there's a child. This child's name is बंटी. अब बंटी को बहुत टाइम से क्या चाहिए? आईफोन चाहिए. और वो आईफोन के लिए एकदम से पूरे टाइम रो रहा होता है कि मुझे चाहिए. उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया. अब देखो, जैसे ही उसको आईफोन मिलेगा तो उसकी फीलिंग्स क्या होगी? यस, वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा. एंड दैट इज वॉट द फीलिंग्स ऑफ लेंचो वर. ही वॉज सो हैप्पी दैट हिज फील्ड्स नीडेड ओनली वन डाउनपोर. उसकी फील्ड को बस एक बारिश चाहिए थी. एंड ही कुड सी द रेन अप्रोचिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्काई. ओके, यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस है, उसका नाम है मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? जब हम किन्हीं दो चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन करें. बंटी, जिसको आईफोन चाहिए था, अगर मैं उससे बोलूँ बंटी यूर अ स्टार, यानी कि मैंने बंटी को किससे कंपेयर किया? स्टार से. तो इस स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? मेटाफर. यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है. एक तो ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स को किससे कंपेयर किया गया है? क्लाउड्स. यानी कि जो क्लाउड्स हैं, जब वो आ रहे थे वो इतने ब्लैक कलर के थे, और वो इस तरीके से अप्रोच कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बड़े बड़े से माउंटेन्स लेंचो की फील्ड की तरफ आ रहे हैं. द वे इट इज शोन इन द पिक्चर. सो विच लिटरेरी डिवाइस इज इट? इट इज मेटाफर. वेरी गुड. ना, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. This is a very important line. अब मैंने तुम्हें आईफोन का एग्जाम्पल दिया था. सो जो बंटी स्कूल में है उसे पता लगता है स्कूल में कि उसका आईफोन आ गया है, बट क्या वो उस आईफोन के बारे में विश्वास करेगा जब तक वो घर नहीं आ जाता, और सारे पैकेट को फाड़ फूड़ के जब तक वो आईफोन को अपने हाथ में नहीं लेगा, जब तक वो उसको एक्चुअली फिजिकली फील नहीं करेगा, टिल देन ही वुड नॉट बिलीव, क्योंकि वो बहुत टाइम से उस चीज़ के लिए वेट कर रहा था. सिमिलर थिंग हैपेंड. लेंचो वॉज हैविंग सपर. He could see the rain coming. In excitement, he ran out of his house, leaving the supper behind. यानी कि खाने को पीछे छोड़ के वो बाहर की तरफ भागता है. Why?
just to feel the pleasure of rain on his body. उस रेन को फील करने के लिए, बिकॉज उसे पता था कि उसने जितने भी एफर्ट्स पिछले पूरे साल लगाए थे इस फील्ड को राइपेंड कॉर्न से भर देने के लिए, इस हार्वेस्ट के लिए, वो फाइनली दैट होल हार्ड वर्क वाज कमिंग, इट वाज अबाउट टू रिलीज हिज ड्रीम्स, एंड इसीलिए वो बाहर भागता है और उस रेन को अपनी बॉडी के ऊपर फील करता है. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, very important." बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है. अभी इसके बाद में तुम्हें आंसर भी लिखना सिखाऊंगी, इसका आंसर हम कैसे कवर करते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन है ये. देखो, इसके बाद जैसे ही वो बाहर जाता है, अपने रेन को अपनी बॉडी पे फील करता है और खुशी के मारे वो ये कहता है कि ये बारिश नहीं है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई बट दे आर द न्यू कॉइन्स. हमेशा याद रखना, यहाँ पे उसने 2-3 बार कॉइन्स के बारे में बात किया है. न्यू कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एंड सिल्वर पर्ल्स. ठीक है, तो रेन को किससे कंपेयर किया है उसने? न्यू कॉइन्स के साथ. और ऐसा क्यों किया है विल सी इन दिस आंसर. सबसे पहले हम लिटरेरी डिवाइस देखेंगे. मेटाफर है, स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन. रेन को किससे कंपेयर किया है? रेन इज बीइंग कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स. और लेंचो की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें क्या पता लगता है कि लेंचो एक बहुत ही सिंपल एंड इनोसेंट आदमी है जो कि सिर्फ बारिश को देख के खुश हो गया, एंड खुशी के मारे उसने बारिश को किससे कंपेयर कर दिया? न्यू कॉइन्स से. अब देखो, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. उसने अपना एक्सक्लेमेशन वही नहीं रोका, उसने कहा दे आर न्यू कॉइन्स. जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं और जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं वो क्या हैं? वो है 5 सेंट पीसेज. अब ये सेंट्स क्या होती है? ये एक करेंसी है. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या चलता है? रुपीस और पैसा. सिमिलरली मेक्सिको में चलता है सेंट्स एंड पेसोज. सेंट्स छोटे होते हैं, पेसोज बड़े होते हैं. पेसोज इक्वल्स टू रुपीस, सेंट्स इक्वल्स टू पैसाज. ओके, तो वो कहता है कि बड़े बड़े ड्रॉप्स तो 10 सेंट पीसेज हैं और छोटे छोटे ड्रॉप्स क्या हैं? 5 सेंट पीसेज हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. देखो, अभी उसने वापस से क्या किया? वो इतना खुश था, वो कह रहा था ये बारिश नहीं है, ये मेरे लिए वेल्थ लेके आने वाली है. ये बिग ड्रॉप्स क्या है? ये 10 सेंट पीसेज हैं. स्मॉल ड्रॉप्स क्या हैं? 5 सेंट पीसेज हैं. और वो अपनी पूरी की पूरी फील्ड को देख के ब्यूटिफुली एक्सक्लेम करता है कि मेरी पूरी फील्ड व्हेन इट इज़ कवर्ड, ऐसा लग रहा है ये बारिश के कर्टन से लिपट गई हैं. पूरी फील्ड बारिश में क्या हो चुकी है? कवर हो चुकी है. एंड ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज फाइनली द हार्ड वर्क दैट ही इज़ बिन पुटिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, इट इज़ नाउ गोइंग टू यील्ड द सक्सेस फॉर हिम. तो यहाँ पर भी मेटाफर यूज़ हुआ है. कैसे? यानी कि कर्टेन को बेसिकली जो बारिश ने पूरा कवर करी थी, जो बारिश आ रही थी, बारिश को किससे कंपेयर किया गया है? रेन हैज़ बिन कंपेयर टू अ कर्टेन. दैट इज़ वाई इट इज़ मेटाफर. रेन को कर्टन से कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है. अब ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ the one I can say which is board's favorite question. बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये. 2016 से ये इतनी बार आया है कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे बोर्ड्स में जाते हैं, वो इस क्वेश्चन को लाइन टू लाइन ऐसे ही पढ़ के जाते हैं. What is the question? Why Lencho compared raindrops to new coins? यानी कि उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से क्यों कंपेयर किया था. अच्छा, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन टू यू पीपल. टेल मी, रेन ड्रॉप्स को जब न्यू कॉइन से कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? यस, यू पीपल आर एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज मेटाफर. याद रखना ही है. बहुत अच्छे. चलो, तो सबसे पहले हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं. यहाँ मैंने पॉइंट्स में लिखा है. इंग्लिश में हम कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखते हैं. यहाँ मैंने पॉइंट्स में क्यों लिखा है? ताकि तुम्हें छोटे सम नोट्स में
पॉइंट्स में आंसर लिखना है और फिर विद ऑर्गेनाइजेशन यू कैन क्रिएट अ होल पैराग्राफ। तो ये पॉइंट्स है, वीडियो को स्टॉप करके पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं एंड विद दिस वीडियो इन सारे पॉइंट्स के साथ एक प्रॉपर आंसर अपना फ्रेम करना एंड यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आई विल रिव्यू योर आंसर्स एंड आई विल गिव यू मार्क्स ऑल्सो। ओके, तो सबसे पहले हमें हमेशा डिस्क्राइब करना होता है कैरेक्टर के बारे में। लेंचो अ डिलिजेंट फार्मर न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली, यानी कि लेंचो अपनी फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था। वो एक एग्रीकल्चरिस्ट था और उसका ओनली सोर्स ऑफ इनकम क्या था, उसकी फील्ड्स। तभी उसी वजह से उसको अपनी फील्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था। हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वन लास्ट डाउनपोर, यानी कि जो उसकी राइप कॉर्न की फील्ड थी उसको बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो चीज़ क्या थी, वन लास्ट डाउनपोर। When rain came, अच्छा, as an agriculturist, depending on his fields for his income, Lencho desperately waited for rain. तो as an agriculturist, farmer heavily depends on the rain for the irrigation. Lencho was doing same. Lencho को भी किस चीज़ की awaiting थी, वो सिर्फ और सिर्फ rain का इंतज़ार कर रहा था। When rain came, he compared it to new coins, as now he could harvest his field and sell the produce. Okay, अब इसने क्यों कंपेयर किया था, क्योंकि रेन वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज नीडेड। जैसे ही रेन आएगी द क्रॉप विल गेट हार्वेस्टेड, ही वुड बेसिकली वो प्रॉपरली राइप हो जाएगी, ही वुड हार्वेस्ट द प्रोड्यूस एंड ही विल सेल इट इन द मार्केट। और मार्केट में वो फ्री में जाके तो बेचेगा नहीं, उसको उस हार्वेस्ट के बदले क्या मिलेगा, ही विल गेट अ लॉट ऑफ money, and that is why he thought that rain was bringing him the wealth that he can actually earn by selling the harvest. And for selling the harvest, what was needed? Yes, the cycle is completed. For having the harvest, he was needing the rain. And he compared the small drops to 5 cents pieces and the big drops to 10 cents pieces. अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को कोलैबोरेट करके आप एक आंसर लिखना एंड प्लीज राइट दैट आंसर डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद लेंचो के साथ क्या होता है हम जल्दी से देखेंगे। ही वॉज वेरी हैप्पी, बट विल ही बी हैप्पी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और हिज हैप्पीनेस विल बी चेंज्ड इनटू सैडनेस? विल क्विकली सी दैट। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. वो देख रहा था, he was happy, he was feeling the rain, he was praising the rain and he was praising the nature, that nature is at its best, the nature has given me rain, I'm going to earn money, everything. He was happy, he was in an ecstatic mode. But what happened suddenly? His happiness was शॉर्ट लिव्ड, यानी कि उसकी हैप्पीनेस काफ़ी देर तक उसके साथ नहीं रही। धीरे धीरे उसने देखा द रेन वॉज नो मोर देयर, बट देयर वॉज समथिंग फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अभी भी आसमान से कुछ गिर रहा था और वो क्या गिर रहा था, अ बंच ऑफ हेलस्टोन्स वर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि आसमान से अभी रेन नहीं गिर रही थी बट क्या, ओले बरस रहे थे। और किसी भी, अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं या आपको पता है कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर कैसे होता है, तो यू वुड नो दैट हेलस्टोन्स आर नॉट गुड फॉर योर फील्ड्स। हेलस्टोन्स आपकी फील्ड्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। अब लेंचो कुड सी दैट बहुत ज़ोर से ओले गिर रहे थे आसमान से एंड ही वाज प्रेइंग टू गॉड कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इस एक्सप्रेशन को हम याद रखेंगे दैट हिज हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड। हिज हैप्पीनेस गॉट कन्वर्टेड इनटू सैडनेस। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो रेन एनी मोर, hailstones were falling from the sky. I hope I made myself clear to you all. hailstones क्या होते हैं? स्मॉल एंड हार्ड बॉल्स, बेसिकली ओलों को हम इंग्लिश में कहते हैं hailstones. These truly did resemble new silver coins. अब याद रखना उसने रेन को किससे कंपेयर किया था? रेन was compared to new coins.
कोविड में जो क्वेश्चंस आए थे, बच्चे सब गलत करके आए थे क्वेश्चन, क्योंकि किसी ने भी न्यू कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स पे ध्यान नहीं दिया। रेन इज कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, और हेल स्टोन्स को किससे कंपेयर किया गया है? हेल स्टोन्स आर कंपेयर टू सिल्वर कॉइन्स। सो इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन हमें हमेशा याद रहना चाहिए। अब लेंचो कहता है कि मैं सोच रहा था रेन न्यू कॉइन्स है, बट नहीं, ये हेल स्टोन्स तो एक्चुअली दिखने में बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे, बिकॉज दे वर राउंड, दे वर पर्ल वाइट एंड दे वर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो hailstones को दो चीज़ों से कंपेयर किया है, एक तो किससे कंपेयर किया है? सिल्वर कॉइन्स, और दूसरा कंपैरिजन किया है फ्रोजन पर्ल्स। लेंचो अपनी फील्ड पे खड़ा था, बाकी सब लोग अंदर खाना खा रहे थे, बट जैसे ही ओले गिरने लगे, जो छोटे छोटे बॉयज थे, दे डिडंट नो व्हाट लॉस दीज hailstones कैन कॉज टू देम। They were very happy to see the hailstones falling from the sky. They ran out and they started collecting the frozen pearls. वो भाग के बाहर गए और जल्दी जल्दी से उन ओलों को कलेक्ट करने लग गए। It's really getting bad now, exclaimed the man. Man का मतलब यहाँ पर कौन है? लेंचो। अब लेंचो कह रहा है कि यार मुझे लगा था ये जल्दी चले जाएंगे, बट अब ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेरी फील्ड्स पूरी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जो राइप कॉर्न है वो पूरा ख़राब होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास। तो लेंचो कहता है कि एक्चुअली सिल्वर पर्ल्स जैसे लग रहे हैं। बॉयज़ बाहर जाते हैं, जल्दी से उसे कलेक्ट करने लगते हैं। लेंचो होप करता है भगवान से, एक तरीके से एक उम्मीद बांधता है कि भगवान प्लीज़ इस हेलस्टोन को जल्दी से पास कर दो, इसको मेरी फील्ड के ऊपर से हटा दो या इसे बंद कर दो। बट जैसा लेंचो होप करता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। लेंचोज होप ऑफ हेलस्टोन पासिंग फ्रॉम हिज फील्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिसअपॉइंटमेंट। उसकी जो होप होती है वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाती है, और वो देखता है हिज फील्ड गेटिंग डिस्ट्रॉयड प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मेटाफर है न्यू सिल्वर कॉइन्स। किससे कंपेयर किया था अभी पीछे वाली स्लाइड पे हमने पढ़ा है? यस, इट इज बीइंग न्यू सिल्वर कॉइन्स आर हेलस्टोन्स। देखो दूर से ऐसे लग रहे होंगे ना तुम्हें, फ्रोजन पर्ल्स से एकदम सिल्वर कॉइन्स जैसे। सो दैट इज वेयर दिस फ्रेज इज यूज्ड फॉर इट। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे कि 1 घंटे तक वो हेलस्टोन चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। इट कवर्ड एवरीथिंग विच वॉज देयर, द गार्डन, द हाउस, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। यानी कि हर कहीं दूर दूर जहाँ तक आंखें देख पाती थी, हर कहीं इट वॉज लुकिंग लाइक दैट द एवरी पर्टिकुलर सिनेरियो इज कवर्ड विथ द सॉल्ट। ऐसा लग रहा था हर एक चीज़ किससे कवर हो चुकी है? सॉल्ट से कवर हो चुकी है, किसी ने सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया है। बिकॉज एवरीवेयर one could see the big balls of ice covering the field, the garden, the house and the cornfield. यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? सिमिली। अभी सिमिली क्या होता है? इट्स अ वीकर कंपैरिजन। क्या कहते हैं हम इसे? वीकर कंपैरिजन। जैसे मैंने अपने बंटी को क्या बोला था? बंटी इज अ स्टार। लेकिन अगर मैं बोलूँ बंटी इज लाइक अ स्टार, यानी कि बंटी लाइक स्टार हो भी सकता है और स्टार नहीं भी हो सकता। एक ऐसा कंपैरिजन जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? सिमिली। और सिमिली को पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है, इसमें 2 चीज़ें आएंगी, या तो आएगा एज और लाइक। जब भी आपको ये 2 टर्म्स दिख जाएं किसी भी कंपैरिजन में, ही इज़ ही इज़ लाइक माई ब्रदर, वो मेरे भाई जैसा है, दिस इज सिमिली, लाइक आ गया। ठीक है, एज और लाइक जिस भी कंपैरिजन में आपको दिखे वो क्या होता है? सिमिली। यहाँ पर क्या है? फील्ड वॉज वाइट, पूरी फील्ड वाइट थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने
ऐसा जब वर्ड आ गया एज इफ, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर पूरे हेलस्टोन्स को किससे कंपेयर किया गया है, सॉल्ट से कंपेयर किया गया है। एंड बिकॉज हेलस्टोन्स को सॉल्ट से कंपेयर किया गया है यूजिंग द टर्म एज, इसलिए यहाँ पर क्या है, सिमिली। तो पूरा का पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया था, हाउस बर्फ से कवर हो चुका था, गार्डन कवर हो चुका था, और ऐसा लग रहा था किसी ने पूरे के पूरे वैली पे क्या कर दिया है, सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया है। Not a leaf remained on the tree, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants, Lencho's soul was filled with sadness. देखो कोई एक पत्ता, ये सारे टर्म्स, ये सारी एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर लिखने के लिए। आगे एक आंसर आएगा, उसमें यही सारे एक्सप्रेशंस आपको वापस से मिलेंगे। तो पूरे के पूरे फील्ड में एक भी पत्ता नहीं बचा था, पूरे जितने भी ट्रीज थे वो सारे, उसकी लीव्स सारी शैटर हो चुकी थी, फील्ड पे कहीं कॉर्न नहीं दिख रहा था। एवरी सिंगल थिंग विच वॉज देयर ऑन द फील्ड, इट वॉज डिमोलिश्ड, इट वॉज डिस्ट्रॉयड प्रॉपरली। पूरी की पूरी फील्ड क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जो फ्लावर्स थे, जो स्टार्टिंग में उसने बताया था ना, द होल वैली वाज स्कैटर्ड अक्रॉस विथ फ्लावर्स, तो वो पूरे के पूरे फ्लावर्स अब बिखर चुके थे, कहीं भी फ्लावर्स का नामो निशान नहीं था। एंड लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो इतना ज़्यादा दुखी था बिकॉज उसके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, उसकी फील्ड। ही वॉज अबाउट टू हार्वेस्ट दैट फील्ड, और वो सिर्फ बारिश का वेट कर रहा था। बारिश तो आई, लेकिन अपने साथ क्या लेके आई, डिस्ट्रक्शन। एंड डिस्ट्रक्शन से उसका पूरा फील्ड क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। डिस्ट्रॉय का मतलब डैमेज्ड। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब जैसे ही वो पूरा स्टॉर्म चला गया, उसने देखा अपनी फील्ड की हालत, और हालत देख के उसे पता लगा कि अब तो कुछ नहीं बचा है। They were left with nothing. जब उन्हें पता लगा कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो he went to his boys, the elder ones, who were working in the field as well, who were the part of that field. तो अपने बच्चों के पास वो जाता है और अपने बच्चों को कहता है, A plague of locust would have left more than this. The hail had left nothing. देखो लोकस्ट क्या होते हैं, राजस्थान में तुम्हें दिखेंगे, इसमें राजस्थान में हम इन्हें बोलते हैं टिड्डे। ये छोटे छोटे मच्छर होते हैं, एंड दे ईट अपॉन द फील्ड्स। जो ऑलमोस्ट राइपन फील्ड्स होती हैं, उनके फ्लावर्स को ईट मतलब खाते हैं ये, दे फीड अपॉन दैट। तो लेंचो ने कहा अगर यहाँ पर लोकस्ट आते, अगर ये मच्छरों का झुंड भी आता और ये भी फील्ड को अटैक करता, तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ बचता। लेकिन हेल स्टोन्स ने, ओलों ने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। शायद इस साल हमारे पास बिल्कुल भी हार्वेस्ट, दिखने से हमें लग रहा है कि बिल्कुल भी हार्वेस्ट बची नहीं है। Plague of locust, infectious disease of insects. It's not exactly a disease, but the attack of, जब हम अटैक कर देते हैं लोकस्ट, तो उसके बाद जो भी बचता है, of course it is not as edible as anything else, but still लोकस्ट, वो जो अटैक ऑफ जो मच्छर है, वो स्टिल कुछ ना कुछ छोड़ देता है, लेकिन हेलस्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा। चलो, we'll quickly see a question related to this paragraph. Write effects of hailstones on Lencho's fields. लेंचो की फील्ड पे इस हेलस्टोन का क्या इफेक्ट था? एज आई टोल्ड यू कि हम लोग इस बारे में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो जल्दी से हम देखेंगे कि इसका आंसर हमें कैसे लिखना है। The rain changed itself in destructive form, that is hailstones. तो रेन तो आई, बट इट गॉट कन्वर्टेड इनटू इट्स डिस्ट्रक्टिव फॉर्म, और उसकी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म क्या है, hailstones. And it lasted for an hour. और रेन जो hailstones थे वो कितनी देर तक वहाँ रहे, 1 घंटे they kept on raining. And ये जो hailstones थे, they rained on garden, hillside, cornfield, whole valley. ये NCERT की lines and we have to write these lines to get good marks. तो hail garden पे भी पूरा hail से cover हो चुका था, पूरा का पूरा garden cover था, field cover थी, valley, anywhere where the naked eyes could see, everything seemed white, covered with hailstones.
द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था किसी ने सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया और हर जगह ऐसा लग रहा था नमक बिछा हुआ है. Not a leaf remained on trees. The corn was destroyed. As we've read in the previous slide कि एक पेड़ पे एक पत्ती भी नहीं बची थी. हर चीज़ hailstone ने destroy कर दी थी. Everything was destructed completely by, it was destroyed completely by hailstones. And Lencho's soul was filled with sadness. He claimed that a plague of locusts would have left more than this. अब बताओ किसी को कोई नुकसान होता है तो क्या हम खुश होते हैं? नहीं. Lencho's soul was filled with sadness. He was dejected and disappointed. वो बहुत दुखी हो गया था और दुख में उसने कहा कि अगर पूरे के पूरे लोकस्ट का अटैक होता तो भी वो फील्ड पे कुछ छोड़ देते, बट hailstones didn't leave anything. I hope this question is clear to you all. अब हम आगे देखते हैं चैप्टर में और क्या होता है. This year we will have no corn. This line is said by Lencho. Okay, remember this. Many children confuse it with the line of the wife. No, it is not Lencho's wife's line. It is Lencho's line. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. तो लेंचो कहता है कि कुछ भी नहीं बचा हमारे पास. मुझे रेन की उम्मीद थी, रेन आई लेकिन वो अपने साथ ओलों को भी ले आई. एंड दोज हेलस्टोन्स लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर ही एक्सक्लेम्स. यहाँ पे बहुत अच्छे से तुम्हें प्रेस करना है इस थॉट को अपने दिमाग में कि पूरी रात वो इसी बारे में सोचता रहा कि उस साल, उस पर्टिकुलर ईयर जब लेंचो के पास फील्ड में कुछ भी नहीं बचा था ड्यू टू हेलस्टोन्स, ही थॉट दैट ही along with his family is going to starve for the whole year. उसने कहा कि we'll all go hungry this year. उसने अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश की, अपने थॉट्स में ये सोचा कि उस साल, उस पर्टिकुलर साल में वो पूरे के पूरे साल कुछ भी उनके पास खाने को बचा नहीं था. They were not left with anything in their field, neither in their pockets. Now हमारा यहाँ पर पर्टिकुलरली ये पार्ट कंप्लीट हो गया है. एंड इस पार्ट से अब मैं क्विकली तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड हम हमारे कॉम्पिटेंसी की लर्निंग को भी देखेंगे, वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ दिस वीडियो थ्रू दिस और नॉट. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, what did Lencho hope for? I'll give you 10 seconds to write the answers in the comment section quickly. What did he hope for? I will connect the dots for you. He was an agriculturist. He was having a field of ripe corn and he wanted, yes, this is the answer. We'll quickly see. He was a farmer who was dependent on his field for his bread and butter. वो एक farmer था और उसके पास only source of his bread and butter क्या था? उसकी fields. His field was almost ready. उसकी field बस तैयार ही हो चुकी थी harvest होने के लिए. But what he needed? He needed a downpour. उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? उसको एक लास्ट बारिश की ज़रूरत थी. So he hoped for rain. अब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे वो बोलेंगे मैम इतना सारा तामझाम लिखने की क्यों ज़रूरत है, हम सीधा लिख देते लेंचो was hoping for rain or Lencho had hoped for rain for his fields. No. If you'll write like that, you will never get full marks. Full marks actually English में मिलते हैं, लेकिन वो किस बेसिस पे मिलते हैं? अगर आप अपने आंसर को प्रॉपरली स्ट्रक्चर के साथ विद ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे. जैसे अगर मैं किसी लेमैन को भी बता दूं ये आंसर पढ़ने को, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि स्टोरी में लेंचो कौन है, क्यों वो डेस्परेटली रेन के लिए वेट कर रहा था. तो ये सारे एक लेमैन को जिसको स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, उसको भी आंसर समझ में आ जाए, इस तरीके से हमें आंसर को लिखना होता है. तो हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करके एक पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड. अब लेंचो ने क्या एक्सक्लेम किया था जैसे ही ओले गिरना बंद हुए, लेंचो की फीलिंग्स क्या थी, ये हम जल्दी से कवर करेंगे. उससे पहले क्विकली राइट द पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल.
लेट्स सी कितने लोगों के आंसर्स मेरे आंसर्स से मैच होते हैं। आई थिंक, चलो मैं जल्दी से कवर करती हूँ, तुम लोग लिखते रहो। अर्लियर हैप्पी टू सी रेन टर्न्ड अटरली सैड एंड डिजेक्टेड। तो लेंचो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन तुम्हें प्रॉपरली पैराग्राफ में एकदम सिंक्रोनाइजेशन के साथ लिखना है। तो लेंचो पहले तो बहुत खुश था रेन को देख के, लेकिन उसकी हैप्पीनेस किसमें, इट टर्न्ड इनटू अटरली, ही बिकेम अटरली सैड एंड डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है टू गेट डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो वो पहले तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर फील्ड्स पे रहता है, वो देखता है कि उसकी जो रेन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हेलस्टोन्स में, एंड ही गेट्स एक्सट्रीमली सैड एंड डिजेक्टेड एंड ही क्लेम्स दैट ही एंड हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर। दिस ईयर कोई भी नहीं लिखेगा, दैट ईयर। मैं भी बार बार उस साल कह रही हूँ, क्योंकि आंसर में हमेशा हम इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो लेंचो ने क्या क्लेम किया कि वो और उसकी पूरी फैमिली उस साल भूखे रह जाएंगे, क्योंकि फील्ड पे हेलस्टोन्स ने कुछ भी छोड़ा नहीं था ना। जल्दी से हम देखेंगे कि आउटकम्स, कॉम्पिटेंसी और ओवरव्यू में हमने देखा था कि हम कुछ पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। लेट्स सी वर वी एबल टू स्टेप अप आवरसेल्व्स एंड लर्न एनीथिंग ऑफ दोज थिंग्स। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। मैंने बताया था कॉम्पिटेंसी इस वीडियो की नेचर की पावर्स की बात करती है। सबसे पहली डिस्ट्रक्टिव पावर, नर्चरिंग पावर, और दूसरी डिस्ट्रक्टिव। नर्चरिंग पावर किस पॉइंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं? यस, यू आर राइट, कि रेन है। रेन आती, लेंचो की फील्ड को हार्वेस्ट करती और उसे प्रॉस्परस बनाती, यानी कि रेन अर्थ को नर्चर कर रही थी एज वेल एज लेंचो की लाइफ को भी नर्चर कर रही थी। लेकिन रेन के साथ एक और चीज आई, वो क्या थी? यस, हेलस्टोन्स। और हेलस्टोन्स अपने साथ क्या लेके आया? हेलस्टोन्स अपने साथ डिस्ट्रक्शन लेके आया, एंड उस डिस्ट्रक्शन की वजह से पूरा का पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया और लेंचो के पास कुछ भी नहीं बचा। तो हमारी लाइफ में नेचर की इम्पोर्टेंस इज द मोस्ट। वो उस एक्सटेंट पे है, विदाउट नेचर वी कैन नॉट एग्जिस्ट। लेंचो भी अपनी लाइफ में विदाउट नेचर, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड? No, he won't be. He was a farmer. He was heavily dependent on the nature. Both nurturing form also was affecting him and destructive form was also affecting him. And life and challenges. Tell me. Let's say, मैं बहुत ही छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं एक टीचर हूँ एंड आई नो माई सब्जेक्ट, बट क्या तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होंगे एज पर माई प्रोफेशन, एज पर माई डेली लाइफ? We humans come across, every day we come across at least one challenge or the other. The challenge can either be big or small. Similarly, यहाँ पर हमने देखा कि लेंचो की लाइफ बहुत स्मूथली जा रही थी। He was hoping for rain, he got it also. वो खुश था, he was very happy, क्योंकि उसको क्या मिल चुकी थी? रेन मिल चुकी थी, जिसके लिए वो बहुत दिनों से होप कर रहा था। But that happiness came along with a challenge. And that challenge was, what was the challenge? The challenge was of hailstones destroying his field. आई होप ये दोनों की दोनों कॉम्पिटेंसी आपने अच्छे से समझी होंगी। यही आउटकम्स हैं इन चैप्टर के जो कॉम्पिटेंसी से कनेक्टेड हैं, कि नेचर की इंपॉर्टेंस क्या थी हमने देखी दोनों फॉर्म में, नर्चरिंग एंड डिस्ट्रक्टिव, एंड कैसे लाइफ इज फिल्ड विद हैप्पीनेस, लाइफ इज फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स। लेंचो गॉट द रेन, गॉट हैप्पी, बट द चैलेंज वाज अवेटिंग हिम, एंड द चैलेंज वाज hailstones destroying his field. I'll be quickly assessing you people. सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर करोगे और ये सारे आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। Where was the लेंचो's हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर किधर सिचुएटेड था? टॉप ऑफ अ हिल और इन प्लेन्स? I'll give you 5 seconds. I'll count it on my fingers. Write it down below. Yes,
You are correct. The answer of this question is top of a hill. And one thing that you need to remember as per Lencho's house, it was a solitary house. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी. ये CBSE क्वेश्चन है कि उसका घर क्या था, सॉलिटरी हाउस था. नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? लेंचो ने लार्ज रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया था? क्विकली राइट द आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. Yes, my champions, you're all correct. He compared the raindrops to new coins. If I ask you, did he compare the big raindrops to silver coins? No, he compared it to new coins. Very good. Next, which crop was growing on Lencho's field? कौन सी crop grow हो रही थी लेंचो की field पे? Yes, you're correct. It was corn. Now, we've come to an end of this part. इस चैप्टर के अभी 2 और पार्ट्स आने वाले हैं, so stay tuned. Thank you everyone.